नाज़रीन, दो बहुत बड़े वाक़यात आज बरोज़ इतवार हो गए हैं जो आने वाले दिनों में जंग का तयन करने वाले हैं और इसके साथ ही जंग बहुत तेज़ होने जा रही है और नेतन्याहू के खिलाफ जो मुल्क गिर एहतजाज और हंगामे हैं वो भी इस दो वाक़यात की वजह से नतीजा खेज़ बहुत जल्द साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि इजरायली फ़ौज दो महाज़ों के ऊपर लड़ रही है, यानी ग्राउंड फोर्सेस जहां पर इंगेज हैं, एक गजा है और दूसरा वेस्ट बैंक है। दोनों महाज़ों के ऊपर देखें तो इजराइल को अस्करी सतह के ऊपर कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। जो इजराइल ने अपने ऑब्जेक्टिव्स खुद डिक्लेयर किए थे कि हम ये करेंगे, हमास को ख़त्म करेंगे, ये कैदी अपने वापस लाएंगे, उनमें से एक गोल भी 1% भी अचीव करने में नाकाम रहे हैं। गजा में उनकी हजारों की तादाद में इजरायली फौज निशाना बनी और अपने कैदी जो है वो वापस नहीं ला सके। वेस्ट बैंक के अंदर देखें तो वहां पर सिवाय निहत्ते लोगों को टारगेट करने के दोनों जगहों के ऊपर उनकी सिर्फ अचीवमेंट यही है कि वो सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं और उनके सेटलर्स वेस्ट बैंक में जाकर हमले करते हैं और फलस्तीनियों को वहां पर शहीद कर देते हैं। इसके अलावा तो उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। तो 5 दिनों से वेस्ट बैंक में जारी ऑपरेशंस में भी कई एक उनके फौजी मारे और कमांडर्स उसमें जो है वो जख्मी और मारे गए हैं। तो अब नाज़रीन, इन दोनों फ्रंट से दो बहुत बड़ी खबरें आ गई हैं जिसमें ऑलरेडी एक रिसेंटमेंट थी, एक शिकस्त थी इजरायली सोसाइटी के अंदर। तो वहां पर ये दो सबसे बड़े वाकयात ये हुए हैं कि वेस्ट बैंक के अंदर 3 इजरायली पुलिस ऑफिसर्स मारे गए, यानी मिलिट्री पुलिस जो वहां पर ऑपरेट करती है, 3 ऑफिसर्स मारे गए हैं। ये आज 5वां दिन है वेस्ट बैंक के ऑपरेशन का और ये अब तक का सबसे बड़ा वाकया है। इससे पहले एक मेजर जनरल और फिर एक और उनका कमांडर जो है वो जख्मी हुआ, मारा गया। लेकिन एक ही वक्त में एक ही जगह के ऊपर 3 ऑफिसर्स को मारा जाना, यह वेस्ट बैंक से अब तक का सबसे बड़ा वाकया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, गजा में क्या हुआ है? गजा में इजरायली फौज को एक टनल से 6 अपने कैदियों की बॉडीज मिली हैं, जिसमें एक अमेरिकन हॉस्टेजेस भी शामिल थी, यानी 5 इजरायली और एक अमेरिकन हॉस्टेजेस थी। तो ये मतलब अब तक का सबसे बड़ा वाकया हो गया है। और इसी दरमियान हिजबुल्लाह के ताज़ा तरीन हमले और नए ईरानी एयर डिफेंस के हवाले से भी हम आपसे तफसीलात शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, रेजिस्टेंस इनकी तवक्कुआत के बिल्कुल हटकर साबित हो रही है और उसने जिन वाकयात से इनको हिला के रख दिया है। सबसे पहले अगर वेस्ट बैंक में देखें, 3 Israeli officers killed in shooting operation in the South West Bank. 3 occupation police officers killed in the shooting near Tarkumia military checkpoint west of Hebron. Perpetrators withdraw. The deadly attack occurred half an hour after the army opened the checkpoints in the area. अब जो ऑपरेशन नाज़रीन आगाज हुआ था वो तो नॉर्दर्न वेस्ट बैंक था, आपको बता चुके हैं, जो जैनन, तुलकराम, नेबलस, वो वाले ऊपर वाले जो सिटीज हैं, वहां से इस ऑपरेशन का आगाज हुआ। कल इजरायली फौज ने हेब्रोन, जो कि साउथ के अंदर है, नीचे वाला शहर है हेब्रोन, उसका मुहासरा कर लिया और वहां पर उन्होंने कहा कि अब यहां पर भी ऑपरेशन स्टार्ट हम करने जा रहे हैं और वो अपनी तैयारियों के अंदर थे, मुहासरा कर रहे थे, रोड्स बंद कर रहे थे। इसी दरमियान एक चेक पॉइंट उन्होंने एक मुकाम के ऊपर लगाई। अभी उन्होंने चेक पॉइंट वहां पर लगाई ही है कि 30 मिनट के बाद, ठीक 30 मिनट के बाद रेजिस्टेंस ने हेब्रोन से निकलकर उनके ऊपर अटैक किया और उसमें 3 इजरायली मिलिट्री पुलिस ऑफिसर जो हैं वो वहां पर मारे गए। और ना सिर्फ यहां पर इनका ये नुकसान हुआ बल्कि फिर बाकी जो जैनन से और इधर उधर से खबरें सामने आ रही हैं, जैसा कि रेजिस्टेंस इन्फ्लिक्ट्स कंफर्म्ड कैजुअलिटीज अमंग इन्वेडिंग इजरायली ऑक्युपाइड ट्रूप्स। द रेजिस्टेंस कंटिन्यू टू कन्फ्रंट the Israeli occupation forces invading the occupied West Bank, particularly in Jenin, causing casualties among its troops through well-planned ambushes and intense confrontations. यहां पर 3 ये ऑफिसर्स एक ही हमले में मारे गए और 1 किलोमीटर दूर से फायरिंग की है। 1 किलोमीटर दूर से इतनी कामयाब फायरिंग करके उन्होंने उनको मारा है। और जैनन से ये खबर है कि वहां पर भी बड़ी तादाद के अंदर उनकी जो कैजुअलिटीज हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद जनाब बात बहुत आगे चली गई है और वेस्ट बैंक में उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं। फलस्तीनी सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, वाटर सप्लाई और कम्युनिकेशंस केबल्स और इलेक्ट्रिसिटी, इसको कट किया जा रहा है। और गजा की तर्ज पर जो इन्होंने यहां पर ऑपरेशन किया हुआ कि फलस्तीनियों को वो मुकम्मल इवैक्यूएट करना चाहते हैं, उनकी ज़मीनें जो हैं वो छीनना चाहते हैं। तो आज की इस डेवलपमेंट ने, यानी कि आप समझ लें कि वो वेस्ट बैंक जिसके बारे में खबरें आ रही थी कि वो एक्सप्लोड होने के करीब है, जो कल शिन बेत ने भी रिपोर्ट दी और इसराइली मुख्तलिफ लीडरशिप ने, कि एक्सप्लोड होने जा रहा है वेस्ट बैंक। तो समझ लें कि आज के वाकये से वो एक्सप्लोड हो गया है, यानी
بہت شدید بہت انٹینس لیول کے پر معاملات چلے گئے. ادھر سے ریزسٹنس پوری طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو گئی ہے اور ادھر سے پھر اسرائیل اپنی اس ناکامی کے جواب میں جو ہے وہ سیویلینز کے اوپر پوری طاقت کے ساتھ, ویسے رعایت تو وہ پہلے بھی نہیں برت رہا, لیکن مطلب الیکٹریسٹی کٹ کر رہا ہے, کمیونیکیشن کیبلز, روڈز پوری طرح سے اکھاڑ دیے ہیں, روڈز مطلب جیسے غزہ تھا نا کہ وہاں پر زندگی کی کوئی بھی امید, انفراسٹرکچر سب تباہ کرنا ہے, تو سسٹمیٹکلی انہوں نے ویسٹ بینک میں یہ شروع کر دیا ہے. میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اب اس کا امپیکٹ کیا ہونے والا ہے. دوسری طرف جو غزہ سے خبر آئی ہے کہ 6 پرزنرز کی جو ان کو لاشیں ہیں وہ ملی ہیں ایک ٹنل سے, اور حماس نے بتایا کہ یہ اسرائیلی ایئر فورس کی بمباری کے نتیجے میں یہ مارے گئے 6. یہ اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے. اس سے پہلے ایک اور اس کے بعد پھر ایک اور, یعنی 2-3 واقعات ہوئے جس میں ایک اسرائیلی جو ہاسٹیج ہے وہ مارا گیا تھا اسرائیلی ایئر فورس کی بمباری کے نیچے. لیکن یہ ایک ہی وقت میں اتنی بڑی تعداد میں اسرائیلی قیدیوں کی ہونے والی سب سے بڑی ہلاکتیں ہیں, اور ادھر سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ حماس نے مارے ہیں, جان بوجھ کر ان کو مارا ہے. لیکن ظاہری بات ہے یہ پہلے بھی پروف موجود ہیں کہ اسرائیلی ایئر فورس کی بمباری کے نتیجے میں بہت سارے ان کے ہاسٹیجز مرے ہیں. اور تازہ ترین ثبوت یہ ہے کہ ابھی ایک اسرائیلی قیدی جو رہا ہوئی تھی اس کے بارے میں اسرائیل نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا, اس کے میڈیا نے, گورنمنٹ افیشلز نے, کہ دیکھو یہ زخمی ہوئی ہے, اس کے اوپر حماس نے تشدد کیا ہے اور بہت برا سلوک کیا ہے. تو پھر وہ خود میڈیا کے اوپر آئی اور اس نے میڈیا کے اوپر آ کر کہا کہ نہیں حماس نے میرے پر کوئی تشدد نہیں کیا, بلکہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں خود زخمی ہوئی تھی. تو اس کے بعد ان کا پروپیگنڈا جو ہے وہ پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا. تو اس طرح مطلب یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ حماس کیوں مارے گی. حماس دیکھیں, حماس نے تو جو ڈیل کرنی ہے وہ ہاسٹیجز کے اوپر کرنی ہے, تو حماس کیوں ہاسٹیجز کو مارنا چاہے گی. تو یہ ظاہری بات ہے کہ اسرائیلی فوج کی ان کاروائیوں سے یہ نقصان ہو رہا ہے ان کا اپنا. اب نظر اس 2 طرفہ ناکامی کے اوپر, یعنی ان کے گراؤنڈ فورسز تو 2 محاذوں کے اوپر ہے نا, لیبنان تو ایئر سٹرائکس کر رہا ہے. اب میں آپ کے سامنے سٹیٹمنٹس رکھنے جا رہا ہوں کہ اس کا امپیکٹ کیا آنے والا ہے. میں نے آپ کو کہا نا کہ آنے والے دن تعین کریں گے اگلی جو جنگ ہے اس کی تیزی, اس کی ایسکیلیشن. یہ 2 واقعات, یہ اب تک کے سب سے بڑے واقعات, یہ تعین کرنے جا رہے ہیں. اب میں اسرائیلی لیڈرشپ کی بیانات, اس کی پوری سوسائٹی میں اس وقت کیا ماحول ہے, اس وقت اسرائیل کے اندر کس طرح ماتم کا ماحول ہے اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ میں بیانات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, پھر آپ کو اس کی کلیئرلی سمجھ آ جائے گی. بینی گانٹس کا بیان دیکھیے. Prisoners are dying, the people of the north are being exiled, our society is collapsing and the public must take to streets. It is time to replace the government of absolute failure. ہمارے قیدی وہاں پر مر رہے ہیں, نارتھ میں ہم ایگزائل ہو رہے ہیں, اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں, ہماری سوسائٹی کولیپس ہو رہی ہے, اور اب پبلک کو نکلنا ہوگا اور اس گورنمنٹ کو پوری طرح سے ریپلیس کرنا ہوگا جو ایبسلیوٹ فیلئر ہوا ہے. نیتن یاہو کہتا ہے نا کہ ایبسلیوٹ وکٹری, تو بینی گانٹس کہہ رہا ہے کہ اس حکومت کو فی الفور اب ہٹانا ہوگا کیونکہ انف از انف. اب یہ اسرائیل کو لے ڈوبے گا نیتن یاہو, تو اس ایبسلیوٹ فیلئر گورنمنٹ کو کوئی بھی نیتن یاہو کی کسی کامیابی کو ایڈمٹ نہیں کر رہا ہے, کیونکہ کامیابی ہے ہی نہیں. نہتے لوگوں کو مار دینا کوئی کامیابی نہیں ہوتا. Killing of prisoner lead us to another difficult and painful morning and Netanyahu is playing for time for political considerations. ہمارے یہ جو پریزنرز کا مرنا ہے یہ بہت پینفل ہے, اور نیتن یاہو جو ڈیل نہیں کر رہا, جو سیز فائر نہیں کر رہا, وہ صرف اور صرف اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے جنگ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اب ہمیں نکلنا ہوگا اور ہر صورت میں اس کو گرانا ہوگا. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر یوو گیلنٹ کا بیان دیکھیے. The cabinet must meet immediately and change the decision to remain the Philadelphia corridor. فل فور کیبنٹ کی میٹنگ ہونی چاہیے, اور یہ جو نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہم فیلاڈیلفیا کے اوپر رہیں گے, جس کی وجہ سے حماس ایگری نہیں ہو رہی کیونکہ وہ کمپلیٹ وڈرال اور کمپلیٹ سیز فائر چاہتی ہے, اور نیتن یاہو کی اس بے تکی ڈیمانڈ کی وجہ سے وہ معاہدہ رکا ہوا ہے. کیونکہ نیتن یاہو نے یہ شرط ہی اس لیے ایڈ کی ہے کہ تاکہ جنگ نہ رکے, کیونکہ جنگ رکے گی تو اگلے دن وہ جیل میں ہوگا اور اس سے اگلے دن وہ پھر تختہ دار کے اوپر ہوگا. اچھا, تو اس کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ وقت آ پہنچا ہے کہ ہمیں فل فور میٹنگ کر کے جو ہے وہ فیلاڈیلفیا والا مسئلہ حل کر کے ہمیں فل فور سیز فائر کی طرف جانے چاہیے. The 6 prisoners whose bodies were recovered from Gaza Strip would have remained alive if Benjamin Netanyahu government had reached an agreement with Hamas to return them. اب یہ پریزنر فیملیز کا بیان ہے کہ اگر نیتن یاہو ایگریمنٹ کے اوپر راضی ہو جاتا تو یہ جو 6 ہمارے قیدیوں کی باڈیز واپس آئی ہیں یہ زندہ واپس آتے. اس کے ذمہ دار حماس نہیں ہے, اس کا صرف ایک ہی ذمہ دار ہے اور وہ نیتن یاہو ہے. Enough with the excuses.
It's time to return the prisoners. बहुत हो गया. मैंने कल आपको इनके फैमिलीज के बयानात रखे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हम स्टेट को पैरालाइज करने जा रहे हैं, हम ऐसे मुजाहरे शुरू करने जा रहे हैं कि वो इजराइल को पूरी तरह से हिला के रख देंगे. वो तो पिछला बयान था ना, उस वक्त तक ये वाला वाकया नहीं हुआ था. वो तो ऑलरेडी एक फाइनल राउंड की तैयारी कर चुके थे. अब उस जलती के ऊपर इसने तेल का काम किया है कि वो तो ऑलरेडी अपना माइंड बना चुके थे कि अब फाइनल राउंड के तौर पर हमने नेतन्याहू को हटाना है. लेकिन साथ अब ये आज इतना बड़ा वाकया उनके लिए हो गया है और इसकी गूंज जो है जरा अमेरिका तक देखे. बाइडेन क्या बयान दे रहा है? इट्स टाइम टू एंड द वॉर and I think we are close to reaching an agreement on the Gaza Strip. जाहिर बात है जंग तो नहीं रुक रही और ये वही बयानात है जो हम पिछले कई महीनों से सुन रहे हैं. It's time to end the war. जी रमजान से पहले जंगबंदी हो जाएगी, जी ईद से पहले जंगबंदी हो जाएगी. कितनी बार बाइडेन ने टाइम दिया और वो हमें पता है कि जंग नहीं रुकने वाली, सब झूठ है इनके बयानात. लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन ये है कि ये तो हमें एस्टेब्लिश हो गया कि दुनिया की कोई ताकत इजराइल को मजबूर नहीं कर सकती फॉर सीज़फायर. अमेरिका को दुनिया की कोई ताकत मजबूर नहीं कर सकती फॉर सीज़फायर. लेकिन हम हमेशा से यही समझते थे और आपको बताते रहते थे कि एक ताकत है जो इजराइल और अमेरिका को घुटनों टेकने पर मजबूर कर सकती है और वो उनके अपने लोग हैं. अगर इजरायली सोसाइटी कल को इफेक्टिव जो एहतजाज है या उनका जो भी मुहिम है उसको करने में कामयाब हो गई तो नेतन्याहू को घुटने टेकने पड़ेंगे. अगर इसी तरह का कोई मामला अमेरिका के अंदर हो गया तो अमेरिकी इंतजामिया को घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि फिलहाल इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, दुनिया का कोई मुल्क, कोई खिता अमेरिका और इजराइल को मजबूर नहीं कर सका. ये हम देख रहे हैं. लेकिन अपने लोगों से वो कैसे बचेंगे? अब अगर हम अमेरिका में देखें तो वहां पर तो प्रेशर ऑलरेडी है. कैमला हारिस जहां पर जाती है नारे लगते हैं और 1% जो मुस्लिम वोटर है वो मुतहद हो चुका है. अब इससे तो वहां पर मतलब इलेक्शन चल रहा है ना, तो ये मजीद उसमें एस्केलेशन करेगा मामलात के अंदर. लोग ज्यादा वहां पर रिएक्ट करने जा रहे हैं और खासकर ये जो इजराइल में मामला होने जा रहा है, जो बेनी गांट्स और डिफेंस मिनिस्टर और बाकी फॉर्मर लीडरशिप जिसमें मोसाद का चीफ है, आर्मी चीफ है, साबका वज़ीर आज़म है, साबका वज़ीर खारजा है, मतलब वो सारे एक ही पेज के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू को फारिग करो क्योंकि हमें कोई फतह नहीं मिल रही है, कोई अचीवमेंट नहीं है. वेस्ट बैंक में फलस्तीनी, देखें वेस्ट बैंक में एक साइलेंट वॉर तो डेकेड से जारी है. फलस्तीनियों के घर छीनना, उनको मार देना, उनकी ज़मीनें छीन लेना, ये कोई वहां पर नई चीज तो नहीं है. वो तो एक साइलेंट वॉर जो है वो जारी है वहां पर पिछली कई दहाइयों से. तो ये कोई ऐसी अचीवमेंट तो नहीं है. और पहले जब वेस्ट बैंक में ये सारा कुछ हो रहा था उसमें इजरायली फौजी नहीं मर रहे थे. अब तो इसकी कॉस्ट उन्हें यह चुकाना पड़ रही है कि उनके अपने फौजी मर रहे हैं. और गजा में अगर वो देखें तो क्या अचीवमेंट है? आप सारे अब उस डायनामिक्स को समझते हैं. उन निहत्ते लोग जो ऑलरेडी एक ओपन एयर प्रिजन के अंदर रहते थे, एक गुलामों की तरह और जेल के कैदियों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, उनको मारकर कौन सी अचीवमेंट हासिल कर लेंगे? तो इसलिए अब उनमें कंसेंसस हो रहा है इजरायली सोसाइटी के अंदर, उनकी फार्मर लीडरशिप के अंदर कि इनफ इज इनफ. क्योंकि इधर बैन गवर है, नेतन्याहू और समोतरिच है, ये तीन है और बाकी फिर ये सारा. और उसमें आज के दो वाक़यात ने मजीद जो है वो इजाफा किया है. अब इसमें अगर हम नेतन्याहू का बयान देखें तो वो फिर फौरी उसने आया है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही बातें कि हम बड़े क्रूअल एनिमी से लड़ रहे हैं, हमारा दुश्मन बड़ा जालिम है और देखो कि उसने किस तरह से हमारे कैदियों को मार दिया है. और हमारे कैदियों को मारने का मतलब ये है कि हमास जो है वो सीज़फायर नहीं चाहता और हम बदला लेंगे, हमास को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, हम हमास के लीडर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे. और हम तो पहले दिन से सीज़फायर की बात कर रहे हैं, यानी ट्रूस की बात कर रहे हैं, प्रिजनर डील की बात कर रहे हैं. लेकिन देखो ये हमास दहशतगर्द है और ये किसी किस्म की जंगबंदी जो है वो करने के लिए तैयार नहीं. तो लंबी चौड़ी वही फजूल बातें जो वो पहले दिन से कर रहा है उसने ये की हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना बाइडेन का बयानिया बिक रहा है, ना नेतन्याहू का बयानिया बिक रहा है. अचीवमेंट तो उनका अपना मीडिया क्रिटिकल हो चुका है. अमेरिकी मीडिया इसके ऊपर लिख रहा है कि मतलब अमेरिकी पॉलिसी किस तरह से डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर मुबनी है. इजरायली मीडिया अपनी हुकूमत को, नेतन्याहू को आड़े हाथों ले रहा है. तो उसका यह बयानिया. और सबसे इंपॉर्टेंट मैं देखता हूं अरब फैक्टर, वो अरब फैक्टर अब ईरान का साथ खड़ा हो रहा है. मतलब वो खुलकर सामने आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि ब्लिंकन कोई इंटेंशंस नहीं थी उसकी इजराइल को प्रेशराइज करने के लिए, अमेरिका की कोई इंटेंशंस नहीं है नेतन्याहू को प्रेशराइज करने के लिए. तो वो अरब फैक्टर भी इनका बयानिया बाय करने के लिए, पता तो उनको पहले दिन से ही था लेकिन वो
खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे, हमास का बयानिया सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, अब वो भी खड़े हो रहे हैं। तो ये मतलब इंपैक्ट है कि नेतन्याहू बेशक जितना मर्जी झूठ बोलता रहे, लेकिन अब 11 महीनों के बाद सूरत हाल उस जगह के ऊपर चली गई है कि इनका झूठ बाय करने के लिए कोई मजीद तैयार नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो मैंने आपको बताया कि क्या आउटकम निकलेगा, अब शदीद तरीन बमबारी और लड़ाई गजा में, जिसमें कमी वो पहले भी कोई नहीं कर रहे हैं, रियायत वो पहले भी कोई नहीं कर रहे हैं, लेकिन गजा में मजीद एस्केलेशन होने जा रही है, वेस्ट बैंक में मजीद एस्केलेशन, और जंगजुओं के लश्कर आप देखेंगे कि वेस्ट बैंक के अंदर निकलेंगे, आपको मोर सरप्राइजिंग वेपन्स जो हैं वो वेस्ट बैंक के अंदर नजर आएंगे, और जो है ना ये वो फैसला कन जो मार्का है उसकी तरफ तेजी से हम बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखें इस तरह के वाकयात का दो ही नतीजे निकलेंगे, अगर अंदरूनी जिद्दोजहद कामयाब हो गई तो नेतन्याहू का तख्ता उलट जाएगा और जंग रुक जाएगी, अगर वो कामयाब ना हुई तो नेतन्याहू को तो कोई ना कोई अचीवमेंट चाहिए, और इससे तवज्जो हटाने के लिए वो फिल फॉर कुछ ना कुछ करेगा, वो गजा पर बमबारी भी करवाएगा, वेस्ट बैंक में भी कुछ करेगा, लेकिन इसको तो जाहिर बात है इसराइल में कोई कामयाबी नहीं देखा जा रहा, तो वो बाहर कहीं अटैक करेगा, यानी लेबनान के अंदर या शाम के अंदर कोई बड़े लीडर को, कोई जैसे ईरानी कॉन्सुलेट के ऊपर हमला कर दिया था और फिर वो मामला चला, फिर इस्माइल हानिया को जैसे टारगेट किया, तो वो पिछले महीना यही चलता रहा और अभी तक चल रहा है, तो वो कुछ ऐसा वाकया करके तवज्जो हटाने की पूरी कोशिश करेगा, और इस वाकये के बाद उसको एस्केलेशन करनी पड़ेगी। ये सबसे खतरनाक पहलू है आज के इन डेवलपमेंट्स का, कि नेतन्याहू को मजीद सर्वाइव करने के लिए अब एस्केलेट करना पड़ेगा, वरना वो कमजोर नजर आएगा कि उधर कैदी मारे गए, जिसके बारे में वो पहले दिन से कहता है जी कैदी वापस लाएंगे, कैदी वापस लाएंगे, इधर वेस्ट बैंक जो ऑलरेडी उनके कंट्रोल में, वहां पर ऑफिसर्स मारे गए, तो इसलिए अब वो कुछ ना कुछ एस्केलेशन जो है वो लाजमी करेगा। तो ये मामलात इस तरह से आज बढ़ रहे हैं। बहरहाल गजा में जो जिद्दोजहद है वो उसी तरह से जारी है। गाजा रेजिस्टेंस ऑपरेशंस हाइक अप इजरायली लॉसेस, वो जो भी करेगा, लेकिन रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि गजा में इजराइल के लॉसेस बहुत बढ़ने जा रहे हैं, इजराइल की हलाकतें बहुत ज्यादा होने जा रही हैं। आज यूनाइटेड फ्रंट फॉर्म्ड बाय गाजा's रेजिस्टेंस फैक्शंस इन्फ्लिक्ट इमेजरेबल लॉसेस ऑन द इन्वेडिंग इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस। एक यूनाइटेड फ्रंट कायम हुआ है और वो इमेजरेबल, नाकाबिले तलाफी और मतलब बहुत बड़े लेवल के ऊपर इमेजरेबल लॉसेस जो है वो इजराइल को पहुंचाने जा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल के ऊपर। तो नेतन्याहू ना पहले कोई रियायत बरत रहा है फलस्तीनी सिविलियंस के साथ, और ना अब कोई उसने बरतनी है, वो अपनी तरफ से एस्केलेशन करे, जो भी करे, वो लेबनान के ऊपर हमला करे, वो शाम के ऊपर हमला करे, वो ईरान के ऊपर हमला करे, वो यमन के ऊपर हमला करे, जो उसके कर सकता है वो कर ले, लेकिन रेजिस्टेंस अब तय कर चुकी है, अहद कर चुकी है, और अब ये फैसला कुन मार्का उनसे लड़ा जाएगा। आप जरा एक इजरायली अपोजिशन लीडर का बयान देखिए, आई कॉल ऑन लेबर यूनियंस एंड लोकल अथॉरिटीज टू शट डाउन द इकोनॉमी। ये इजराइल का अपोजिशन लीडर इस वाक्य की बात कह रहा है, लेबर यूनियंस को कह रहा है कि तुम सबसे पावरफुल लेबर यूनियंस खड़ी हो जाओ और हड़ताल कर दो और इकोनॉमी को जो है ना वो शट डाउन कर दो, तो उसके बाद मुल्क कैसे चलेगा। ठीक है, ये अंदरूनी माहौल मैंने आपके सामने रखा है। अच्छा, आखिर में हिजबुल्लाह के हवाले से जो ताज़ा तरीन तफसीलात है वो आपसे शेयर करते हैं। हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह लॉन्चेस स्वैम ऑफ ड्रोन्स at Israeli sites amid operations. The Islamic resistance in Lebanon continue to attack Israeli military sites in northern occupied Palestine as genocide in Gaza continues. अच्छा, तो हिजबुल्लाह के ये ताज़ा तरीन हमले जारी हैं। इसी दरमियान इजरायली मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि एयर डिफेंस मिला है मजीद हिजबुल्लाह को, और ईरान से ये एयर डिफेंस आया है। इजरायली एयरफोर्स ऑफिशियल्स realized that danger posed by Hezbollah's growing air defense capabilities had increased. जो हिजबुल्लाह के एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। द चैनल पॉइंटेड आउट दैट हिजबुल्लाह सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग डजन्स ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम्स फ्रॉम ईरान। दर्जनों तर्ज के एयर डिफेंस उनको मिल गया है। शोल्डर फायर्ड मिसाइल टू हैवी प्लेटफॉर्म्स। एयर डिफेंस मुख्तलिफ किस्म का होता है, हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए, ड्रोन्स को गिराने के लिए शोल्डर मिसाइल भी इस्तेमाल करते हैं, और वैसे ये जदीद तरीन रशिया से भी आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा बाकी वो हैवी प्लेटफॉर्म्स जिस तरह के मिसाल इनका आयरन डोम है, इस टाइप के बाकी विच एम टू अंडरमाइन द फ्रीडम ऑफ फ्लाइट इंजॉयड बाय द इजरायली एयरफोर्स इन लेबनान एंड अंडरमाइनिंग इजराइल्स एयर सुपीरियरिटी। इससे क्या होगा कि जो इजरायली एयरफोर्स को जो वहां पर एक खुली छूट थी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि अब उनके ऊपर हमला होगा आगे से। द इजरायली चैनल टच्ड ऑन सम ऑफ हिजबुल्लाह's अचीवमेंट्स इन दिस रिगार्ड, particularly in current battles and the last 11 months, noting that it succeeded in shooting down 5 Israeli drones
अब वो इजरायली मीडिया रिपोर्ट जारी कर रहा है कि कितनी कामयाबी इनको मिल चुकी है। 5 वो ड्रोन्स गिरा दिए हैं जो इजराइल कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करता था, इंक्लूडिंग लार्ज एंड इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट। अहम तरीन एयरक्राफ्ट गिराए हैं सच एज द हर्मीज 900 UAV डब्ड कोचाव बाय द ऑक्यूपेशन एंड नोटिंग दैट हिजबुल्लाह अनाउंस्ड शूटिंग डाउन 7 ड्रोन्स। और इसके अलावा मतलब 5 एक तरह के फिर एयरक्राफ्ट और 7 अदर ड्रोन्स है वो उन्होंने अभी तक तबाह कर दिए हैं। और मजीद जो हैवी प्लेटफॉर्म्स एयर डिफेंस उनको मिला है, इससे इजराइल के लिए और मसाइल पैदा होने जा रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम वन लाइनर इस वीडियो का रखें तो जंग नहीं रुकेगी, जंग एस्केलेट से एस्केलेट होगी। ये दुनिया जितना मर्जी कहते रहे कि हम डी एस्केलेट करेंगे, डी एस्केलेट करेंगे, डी एस्केलेट हो नहीं सकती, क्योंकि आप एक ब्रूटल तरीन वॉर के अंदर हैं जिसमें आप जेनोसाइड रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो रोजाना हर चौथे दिन, हर 10वें दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया होगा जो आपको एस्केलेट से एस्केलेट करेगा और अल्टीमेटली हम फिर उसी इलाकाई जंग के अंदर होंगे, जो कि मैं पहले दिन से रिपीटेडली कह रहा हूं कि वो होनी है। और ये वो सारे सबूत हैं जो आपको बताते हैं कि भाई ठीक है, मिसाल अभी तक ईरान ने हमला नहीं किया तो ये वाकया हो गया, ईरान 15 दिन मजीद हमला ना करे तो इस दरमियान कोई और वाकया हो जाएगा। तो वो एस्केलेट से एस्केलेट हमें करता चला जा रहा है। और अभी जो रेजिस्टेंस की खबरें हमें सामने आ रही हैं वो तो बहुत यूनाइटेड हो चुकी है, बहुत कमिटेड हो चुकी है। और वेस्ट बैंक में मतलब वो बहुत सरप्राइजेस देने जा रही है और उसने देने शुरू भी कर दिए। 3 ऑफिसर्स को मारा जाना कोई छोटी बात नहीं है। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हकायक हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।